नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज आप सबको हिंदी व्याकरण से समास बताने जा रहा हूं, जो कि सीटेट का परीक्षा पास में आने वाला है, जो सीटेट में भी आपको काम आएगा और भी अन्य परीक्षाओं में काम आएगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि कोई भी परीक्षा हो, सब परीक्षा में चाहे साहित्य से चाहे व्याकरण से कुछ न कुछ हमेशा आता रहता है। आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ विस्तार पूर्वक आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपको पूरी जानकारी रहेगी तो उसका आप निष्कर्ष, कोई भी प्रश्न पूछता है उसका आप सरलतम उत्तर दे सकते हैं। पूछ लिया कि लंबोदर ये कौन सा समास है, पूछ दिया चरण कमल कौन सा समास है, पूछ दिया कि राजकुमार कौन सा समास है, पूछ दिया कि क्या कहते हैं प्रत्येक दिन कौन सा समास है, पूछ दिया, इस प्रकार से वो पूछ दिया कहीं से भी। तो दोस्तों ध्यान ये देना है कि आपके जो समास होते हैं कितने होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बारीकियाँ किस समास में होती है, सबसे ज़्यादा बारीकी, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना होता है, ये आपको ध्यान देना है कि जैसे कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये दोनों में हम खुद देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं ये दोनों समास में भेद, इनका अंतर समझ नहीं पाते हैं, जो कि गलत करके आते हैं। और तत्पुरुष समास भी ऐसा ही है कि इसमें भी लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं कि ये कौन सा समास है, क्योंकि इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो हम आपको सारे एक एक क्रम से आपको बताते चलेंगे, और जो कि हमेशा परीक्षा में पूछता आ रहा है कि कैसा एक कौन सा समास है, किस प्रकार का है, तो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आप केवल पूरे क्लास से बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप सब लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। हम सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं कहते हैं, और चैनल वालों के लिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो, अगर या आपको कुछ पूछना है या अन्य सब्जेक्ट से भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम आप सबको आज समास के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को, क्योंकि हम आपको अच्छे ढंग से बता रहे हैं और हमेशा आपको काम में भी आएगा। समास, 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 ये देख रहे हैं। इसके पहले हम आपको हिंदी व्याकरण, वर्णमाला, फिर उसके बाद संधि विच्छेद, कारक, हम आप सबको बता चुके हैं। आज हम कारक, इस समास के बारे में बात करेंगे, और समास को आप लोग देखते रहिएगा कि हम लिखे हैं समास। समास, अब आपको ये देखना है कि समास दो शब्दों से मिलके बना है। समास दो शब्दों से मिलके बना है। एक सम है, एक सम है। सम का शब्द क्या होता है? सम का शब्द होता है संक्षिप्त। सम, आस, आस का शब्द, आस का अर्थ क्या होता है? तो जैसे सम का शब्द होता है, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का शब्द होता है, आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए इसका पूरा विस्तार से व्याख्या, जिससे कि व्याख्या अगर आप पूरा मस्तिष्क में अपने बैठा लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कहीं से भी समास में अगर आता है तो आपको कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, और आप सरलतम ढंग से उसको सब हल कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं समास। सम, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम धन आस, सम धन आस। तो देख लीजिए ये लिखा गया है सम। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, और आस, आस, आस का अर्थ होता है शब्द। देख रहे हैं शब्द। तो एक संक्षिप्त शब्द, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। तो इस प्रकार से हम आपको एक एक विस्तार पूर्वक बताते जा रहे हैं, केवल आप देखते रहिएगा। आइए हम सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो समास शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्द कौन सा है? एक है सम, एक है आस। तो सम का अर्थ संक्षिप्त होता है और आस का अर्थ शब्द होता है या कथन होता है। ये दोनों के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द। अब आगे हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि समास किसे कहते हैं। समास
किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और एडमिट कार्ड आ भी गया है। जो एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं वो एडमिट कार्ड भी निकालना शुरू कर दें और तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 2 अथवा 2 से अधिक समास का परिभाषा है। 2 अथवा 2 से अधिक, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारी परिभाषा को आप ध्यान में रखते हुए उसको विस्तार पूर्वक क्लास करते चलिए। अगर जैसे कि आपको लिखना भी है तो उसको आप लिख भी सकते हैं और या उसको समझते चलिएगा। और समस्त पद, समस्त पद समासिक पद, समस्त पद समासिक पद, समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि समस्त पद या समासिक पद, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं समास विग्रह। समास विग्रह आपको हमने बताया कि समास की परिभाषा। अब हम आपको बता रहे हैं कि समास विग्रह, समास विग्रह क्या है। समास विग्रह ये क्या है, समास विग्रह क्या है, इसको आपको ध्यान देना है कि समास विग्रह क्या है। आइए इस पे भी बात करते हैं कि समस्त पद के कोई भी शब्द जो लिखा गया है, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या समास या व्यास कहलाती है। क्या कहते हैं, फिर से देख लीजिए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या समास कहलाता है। फिर आगे देखिए, जैसे नील कमल, जैसे विग्रह कर रहे हैं, समास विग्रह पहले देख लीजिए कि हम लिख रहे हैं नील कमल, नील कमल। अभी क्या है, नील कमल क्या है, इसको ध्यान देना है कि समास विग्रह करना है। और ये क्या है, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है और इसको विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह करना है। कैसे करना है, नील कमल, ये क्या है, नील कमल है और नील कमल का विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसका विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है, नीला है जो कमल। अब आप इसी प्रकार से केवल समझते चलिए कि समास विग्रह किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। और इन प्रकार से अब आगे देखिए कि समास रचना में प्रायः, समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। समास रचना में प्रायः 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द, ध्यान दीजिएगा, समास रचना में प्रायः 2 शब्द होते हैं। ये 2 शब्द कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, देखिए कि 2 पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। देखिए ये नील कमल हम लिखे हैं, नील कमल हम लिखे हैं और पूरे नील कमल को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और जो विग्रह हो गया नीला है जो कमल, ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। अब समस्त पद का जो पूर्व पद होता है, समस्त पद का जो पूर्व पद होता है, ये वाला, ये पूर्व पद कहते हैं। समस्त पद के पूर्व पद को, जो पूर्व वाला है, पहले वाला है, उसे पूर्व पद कहते हैं। और इस शब्द का जो अंत वाला शब्द है, इसे उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसके 2 भेद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। इस प्रकार से
अब आगे भी देखते चलिएगा कि समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद, पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र या नीलकमल, ये पूर्व पद जैसे कि इसमें नील हो गया, उत्तर पद जैसे इसमें कमल हो गया। अब आगे देखिए कि समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां, समास पदों में समास की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पदों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं लुप्त हो जाती हैं। विभक्तियां क्या है? लुप्त हो जाती हैं। और जैसे राजा का पुत्र है या नील कमल है, तो नील, नीला है जो कमल, अब इसकी विभक्तियां, इस विग्रह है, अगर इसको हम जब समास बनाएंगे या समस्त पद करेंगे तो इसके अंदर की जो विभक्तियां हैं ये लुप्त हो जाएंगी। तो ये नीला कमल यहाँ पे हो गया, तो इसके अंदर की जो विभक्तियां होती हैं लुप्त हो जाती हैं। अब हम आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं कि समास के भेद, समास के प्रकार, समास के भेद कितने हैं, समास के प्रकार कितने हैं। तो समास के भेद आप जानते हैं 6 होते हैं, मुख्य रूप से 6 ही होते हैं। वैसे तो और ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम एक एक का विस्तार आपको बताते चलेंगे, आप उसको ध्यान से देखते चलिएगा और हमारे क्लास से बने रहिएगा। अगर जैसे किसी परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो पूरा क्लास कीजिएगा, अन्यथा तो कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और 5वां है द्वंद्व समास, और 6वां है बहुव्रीहि समास। देख रहे हैं, ये हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका हम एक एक करके व्याख्या आपको करते चलेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो उसको हम समझाते भी चलेंगे। अब इसमें क्या है कि जितने भी समास होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये चीज आपको देखना है कि जो वर्गीकरण किया गया है पदों के आधार पर, ये ध्यान देना है। इसलिए ध्यान देना है कि यहीं से अब समझ में आएगा कि क्या चीज है, और अगर आप ध्यान देते हैं तो आप इसका पूरा निष्कर्ष, इसका पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, समास किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो पदों की प्रधानता, पदों की देख लीजिए, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण है, पदों के प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण है। अब एक एक चीज इसका वर्गीकरण हम कर रहे हैं, उसको आप देखते चलिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा प्रधान नहीं होता है, कौन से समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। एक एक चीज का हम विस्तार आपको बताते चल रहे हैं। तो पहला देख लीजिए, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास वैसे तो हम अलग कर दिए हैं, जो कि अलग नहीं होता है, फिर भी देख लीजिए अव्ययी भाव समास। इसका क्या है, इसका जो प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, यही देखना है आपको। इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका जो नियम होता है, नियम आप देखते चलिए कि अव्ययी भाव समास का जो होता है पूर्व पद समास होता है, जो कि हम बताए हैं कि पूर्व पद उत्तर पद, इसमें सिर्फ पूर्व पद प्रधान होता है। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। देख लीजिए, दूसरे में
पुरुष कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, देख रहे हैं, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु। तो ये इस प्रकार से अब इसका कौन सा पद, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु का कौन सा पद प्रधान होता है या कौन सा नहीं होता है, इसको भी देखना है। ये तीनों का, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास, तीनों का जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब हम आपको अगला बता रहे हैं, तीसरे में ये आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का आप जानते हैं, द्वंद्व समास का ये दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। देख लीजिए, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, देख रहे हैं। अब हम आपको लास्ट चरण में चल रहे हैं। अभी तो हम आपको नियम बता रहे हैं, किसका पद प्रधान होता है, किसका पद प्रधान नहीं होता है, किसके दोनों प्रधान होते हैं, ये सब नियम आप देखते चलिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, ये आपको देखना है। बहुव्रीहि समास में इसका जो पद होता है, ये दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे ये इसका पहला जो पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, दोनों को मिला करके किसी तीसरे अर्थ पर ये संकेत करता है, और वही तीसरा अर्थ ही इसका प्रधान होता है, इसका तीसरा अर्थ प्रधान होता है, ध्यान दीजिएगा। और अब हम आपको एक एक करके बताने चल रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम आपको पहला समास, ये तो हम आपको नियम बता रहे थे, नियम कि कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा पद प्रधान नहीं होगा, ये हम आपको नियम बता रहे थे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं पहला समास। पहला समास अब ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। अब ये है पहला आप जानते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, जो कि आपको नियम हम बता चुके हैं। अब सिर्फ हम आपको ये बताएंगे, इसका परिभाषा बताएंगे और किस प्रकार से समास को हम समझ सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है या अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ये इसका सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान के लिए पहला पद जो होता है, जैसे अनु, आ, प्रति, देख लिए, पहचान के लिए अनु, आ, प्रति, ये इस प्रकार के इसका जो पहला पद होता है, उसमें इस प्रकार के पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, जिसे आप पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास ही है। इसे आप माने पता कर सकते हैं इस शब्दों के द्वारा कि ये अव्ययी भाव ही समास है, अव्ययी भाव समास ही ये है। इस प्रकार से फिर क्या होता है, इसमें और भी चीज होता है, भर, यथा, आवट, भर, यथा, हर, देख लीजिए, भर, यथा, हावट, ये सब जो हैं इसके
पहचान करने के लिए। ये इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा समास है। तो आइए देखते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं समस्त पद, जैसे कि इसका क्या होता है, हम लिख दिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, दोस्तों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखने में गलती हो ही जाती है। प्रतिदिन, ये प्रतिदिन है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समस्त पद, समस्त पद। ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन। अब पूछ रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, और प्रतिदिन को क्या कहते हैं, प्रतिदिन को कहते हैं समस्त पद, प्रतिदिन को समस्त पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं, ये प्रतिदिन, इसको हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं, समस्त पद। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिन, प्रतिदिन। इसमें ये जो है, ये आपका क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो समस्त पद में पहला शब्द होता है जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो ध्यान आपको ये देना है कि ये समस्त पद में पहला जो है पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ये आपका पूर्व पद, पूर्व पद, इसको उत्तर पद, इसे क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब आगे आपको ये देखना है कि प्रतिदिन का प्रति जो होता है पूर्व पद होता है और दिन जो होता है उत्तर पद होता है। अब इसमें हमको ये देखना है कि जो प्रतिदिन है इसका विग्रह कैसे होगा, इसका विग्रह कैसे होगा, विग्रह कैसे होगा, इसका विग्रह हो गया प्रत्येक दिन। इसका विग्रह कैसे होगा, प्रत्येक दिन, ये विग्रह हो गया। देख लीजिए, विग्रह, ये विग्रह हो गया किसको, प्रतिदिन का, प्रतिदिन जो पूर्व पद हुआ, दिन का उत्तर पद हुआ, और प्रत्येक दिन इसका विग्रह हो गया। प्रतिदिन का विग्रह क्या हो गया, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन के मतलब कि प्रतिदिन, रोज, आज, कल, आज के बाद कल आएगा तो प्रतिदिन आएगा, तो प्रतिदिन जो होता है प्रत्येक दिन हो गया। ये क्या हो गया, प्रत्येक दिन, ये विग्रह हो गया। इसी प्रकार से आजन्म, आजन्म जैसे हो गया, आजन्म को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका विग्रह क्या होगा, आजन्म का विग्रह क्या होगा। फिर एक और हम छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, यथासंभव। यथासंभव, यथासंभव जो होता है इसका समस्त पद यथासंभव को कहते हैं, यथासंभव को समस्त पद कहेंगे, और उसका पूर्व पद यथा और उत्तर पद को क्या कहते हैं, संभव। इसका विग्रह क्या कहते हैं, विग्रह को आप बताइएगा। ये परीक्षा में आया था, 2018 की परीक्षा में आया था कि यथासंभव कौन सा समास है। अब आपको हम इसके साथ साथ में और एक चीज और बताते चल रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में अगर कोई भी चीज आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यथा संभव, यथा संभव, प्रतिदिन, आजन्म, आजन्म। आइए हम इसको एक आपको ट्रिक बता देते हैं, जिससे कि अगर परीक्षा में आ जाए कुछ भी अव्ययी भाव समास का कोई भी समस्त पद आपको मिल जाए और उसको आप डायरेक्ट बता दीजिएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। तो आइए दोस्तों, वीडियो से बने रहिएगा, लास्ट तक आप देखिएगा। हम आपको बताने चल रहे हैं एक एक चीज जो कि आप किताबें तो बहुत पढ़ी होगी, किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आपको पूरा व्याख्या आप घर पे करके एकदम अच्छे से विस्तार पूर्वक जानकारी अगर आप परीक्षा में लेके जाएंगे तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, आप एकदम प्रसन्नचित होकर के परीक्षा में पास होके आएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, ये हमने आपको बताया, हम कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास पहचानने के हम नए
नया एक चीज बता रहे हैं जिसे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास ही है। किसी भी समस्त पद के पहले, किसी भी समस्त पद के पहला, किसी भी, ये समस्त पद कहते हैं, इसको समस्त पद कहते हैं, समस्त पद है। समस्त पद का जो पूर्व पद होता है, समस्त पद का जो पूर्व पद होता है, अगर वो उपसर्ग लगा हो, समस्त पद के पहले अगर उपसर्ग लगा हो, जैसे कि ये है अनु, आ, प्रत्यय, अथा, हव, अगर समस्त पद का जो पूर्व पद है अगर उपसर्ग लगा है तो आप तुरंत टिक करिए कि अव्ययी भाव समास है। आइए हम अब आपको दूसरा बता रहे हैं। दूसरा आप वीडियो से बने रहिएगा जिससे कि हम जानकारी भी आपको दे सकें और आपको भी ज्ञान मिल सके। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये तो ब्लैक बोर्ड का काम है, ब्लैक बोर्ड लिखना मिटाना तो लगा रहता है हमारे जीवन में, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी समय नहीं होता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। आप आजीवन हमेशा जब तक आप चाहें तब तक ज्ञान की प्राप्ति लेते रहिए। अब हम आपको दूसरा बताएंगे दोस्तों कि दूसरा कौन सा है। दूसरा इसमें है कि तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास आपका दूसरा समास है। अब इसकी सबसे पहले आप व्याख्या देखिए, इसका पहले परिभाषा देखिए, किसी चीज को जानने के पहले उसका विस्तार देखिए, इसके बाद तब आप उसका पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। तो जिस समास में इसकी चर्चा हो रही है तत्पुरुष समास की, पहला तो हम आपको बता चुके अव्ययी भाव समास, दूसरा बता रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का देखिए, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। फिर से देखिए, जिस समास में, किसमें, तत्पुरुष में, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। अब इसके आगे हम उदाहरण दे रहे हैं कि इसको आप ध्यान से देखिएगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उदाहरण है जैसे राजा का कुमार। उदाहरण हम दे रहे हैं राजा का कुमार। ये राजा का कुमार जो कि आपको हम बताए हैं कि दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। राजा का कुमार, राजा का कुमार, दोनों पदों के बीच में विभक्ति लगी है। क्या लगी है? दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह है अगर ये लुप्त हो जाता है तो इसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन लुप्त कैसे होता है इसको देखिए। ये समास विग्रह है, ये विग्रह किया गया है। अब इसको हमको समस्त पद बनाना है। क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है। तो राजा का कुमार बराबर राजकुमार, ये हो गया राजकुमार। देख रहे हैं? अब ये जो चिन्ह था ये लुप्त हो गया। ये चिन्ह यानी कारक, इसके दोनों पदों के बीच का जो कारक है, जो विभक्ति है, ये लुप्त हो गई, लुप्त हो गई। अब ये सिर्फ क्या हो गया? राजकुमार हो गया, राजकुमार हो गया। अब राजकुमार क्या हो गया? राजकुमार। और राजकुमार क्या है? समस्त पद है, ये समस्त पद है। ये क्या है? ये विग्रह है राजा का कुमार। अब इसी प्रकार से धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, देखिए धर्म ग्रंथ। अब इसको इस प्रकार से देखिए, धर्म ग्रंथ, ये धर्म ग्रंथ है। इसको क्या कहते हैं? समस्त पद, इसको समस्त पद कहते हैं। ये इसके पूर्व का जो होता है पूर्व पद होता है और इसके दूसरा वाला जो शब्द होता है इसे उत्तर पद कहते हैं। इसका विग्रह करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म का
ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ये धर्म का ग्रंथ हो गया। अब इसके बीच की जो विभक्ति है, जो चिन्ह है, जो कारक का चिन्ह लगा हुआ है, इसका समस्त पद में ये धर्म ग्रंथ कहा जा रहा है, तो ये बीच का लुप्त हो जाता है, बीच का लुप्त हो जाता है। ये तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है, सबसे कठिन यही है। तत्पुरुष समास सबसे कठिन होता है, और जो आपको असमंजस में डालता है वो है कर्मधारय और बहुब्रीहि। ये दोनों का जो होता है समस्त पद, दोनों का एक जैसा दिखता है, दोनों का एक जैसा दिखता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है। और तत्पुरुष में, तत्पुरुष के कारक के आधार पर इसकी परिभाषा, इसका जो भेद है 6 प्रकार है। तत्पुरुष कारक के अनुसार इसका जो भेद होता है 6 प्रकार के हैं, जैसे कि कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये इस प्रकार से 6 इसके और भी भेद होते हैं तत्पुरुष के। तो पहले हम आपको 6 बता लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तत्पुरुष का पूरा विस्तार। तो आइए अब देखते हैं कि ये तत्पुरुष तो हम आपको बता दिए हैं। अब आपको बताएंगे कि जैसे कि रचनाकार, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, रचनाकार। रचनाकार, इसका आप विच्छेद करके, नहीं विच्छेद नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आप विग्रह करके हमको बताइए, विग्रह करके कि इसका विग्रह क्या होगा, विग्रह इसका क्या होगा। और जो कि तत्पुरुष विभक्तियों के अनुसार इसका 6 भेद होता है, विभक्तियों के अनुसार इसका 6 भेद होता है, ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं कर्मधारय। कर्मधारय आप देखते रहिएगा और इसको उत्तर भी देते रहिएगा, जैसे हमने बताया कि उसका आप विग्रह करके हमको बताइए कि इसका विग्रह क्या होगा। तो आइए कर्मधारय हम आपको बताने चल रहे हैं। कर्मधारय तीसरा है कर्मधारय। एक कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसका हम व्याख्या आपको बताएंगे कि जिस समस्त पद का उत्तर पद, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष से संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, विग्रह जब करते हैं तो दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं, है जो के समान, है जो के समान। अब कोई भी पद लेते हैं, कोई भी इसका समास लेते हैं, कोई भी समस्त पद लेते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से है जो के समान इसमें लिखा जाता है, जिससे कि हम बहुब्री और कर्मधारय को अलग कर सकें, बहुब्री और कर्मधारय को अलग कर सकें, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं चरण कमल। तो देखिए कर्मधारय का ही एक उदाहरण है, जिसको जैसे कहते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं चरण कमल। चरण कमल कहिए या उसको छोड़ दीजिए, दूसरा ये कि तो पुराना हो गया है, सब लोग जानते हैं चरण कमल। आइए हम बात करते हैं प्राण प्रिय। प्राण प्रिय दोस्तों, ये समस्त पद ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? समस्त पद। इसके इधर को क्या कहते हैं और इसके बाएं, इसके दूसरा शब्द को क्या कहते हैं? ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को उत्तर पद। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये पूर्व पद, इसे उत्तर पद,
देख रहे हैं। और सभी को मिला करके समस्त पद कहा जाता है। सभी को मिला करके क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। लेकिन प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का हम क्या करेंगे बताइए? विग्रह करेंगे। ये विग्रह कैसे होगा आप इसको बताइएगा। विग्रह कैसे होगा? विग्रह करेंगे कि विग्रह में आएगा प्राणों के समान प्रिय। जैसे कोई होता है, किसी को बहुत प्रिय होता है, किसी को प्राण से भी ज़्यादा प्रिय होता है, कोई किसी को इतना ज़्यादा चाहता है कि अपना प्राण दे करके भी उसको, माने कि अगर प्राण भी देना पड़े तो प्राण दे देते हैं। तो वही बात है कि प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ये हो गया विग्रह। ये विग्रह हो गया प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अब देखिए जो चीज यहां पे हम लिखे हैं, ये इसको लिखे हैं, इसमें से देखिए के समान, यहां पे देखिए प्राणों के समान। अब जो भी शब्द हो, कर्मधारय का जो भी समस्त पद हो, जब उसका आप अलगाव करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उस समय अगर ये शब्दों का प्रयोग होता है जो के समान, याद रखिएगा, है जो के समान, अगर इन शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं और तो ये शब्दों का प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा? एक कर्मधारय समास हो जाता है जो के समान। तो यहाँ पे देखिए प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है के समान का, प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय। अब है जो इसी प्रकार से जहां पर भी ये लगे तो ये कर्मधारय समास ही होगा, कर्मधारय समास ही होगा। आगे हम आपको बता रहे हैं कि आप बताइए अधमरा, आप बताइए अधमरा, अधमरा को कौन सा समास कहेंगे? या अधमरा का आप समास विग्रह करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि अधमरा कौन सा समास है। क्यों हम पूछ रहे हैं? क्योंकि 2011 की परीक्षा में आया था अधमरा, 2011 की परीक्षा में आया था कि अधमरा कौन सा समास है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तब तक हम आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से देहलता, महादेव, नीलकंठ, चरण कमल, प्राणप्रिय, ये सब क्या हैं? ये आपके समस्त पद, ये आप कर्मधारय कहे जाते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे द्विगु समास, चौथा द्विगु समास, जो कि चौथा है, हम आपको बताने चल रहे हैं। चौथा आपका समास द्विगु समास। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा और आपको जो हम बता रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी देते चलिए कि हम आपको अगला क्या बताएंगे या जो हम पूछे हैं। द्विगु समास, ये है द्विगु समास। द्विगु समास अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये चौथा था, ये चौथा था द्विगु समास। द्विगु समास में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए, जिससे कि आप परिभाषा नियम, अगर परिभाषा इसका नियम जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद। आइए इसके पहले बताने से पहले हम आपको एक समस्त पद लिख ही देते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब इसका हम आपको परिभाषा बताएंगे और इसको आप देखते चलिएगा, इसको आप देखते चलिएगा। आइए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, सप्त संख्या बता रहा है, सप्त माने 7, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद, ये क्या है? पूर्व पद है। इसको ध्यान से देखिएगा,
इसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। अब फिर से देखिए इसका क्या कहते हैं कि परिभाषा, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। समूह या समाहार का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु ये समस्त पद है। ये सप्त सिंधु जो है समस्त पद है, लेकिन इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि इसका जो पूर्व पद होता है ये संख्यावाचक होता है। पूर्व पद इसका संख्यावाचक होता है। जहां पर भी उसके पहले पद में अगर संख्यावाचक पूर्व पद अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये द्विगु समास ही है। द्विगु समास ही है। कोई भी समास आ जाए और उसका समस्त पद का पहला पद अगर संख्यावाची हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो हम आपको जैसे और भी बता दे रहे हैं, जैसे हाँ, इसका पहले विग्रह देख लीजिए। सप्त सिंधु का विग्रह देख लीजिए, या आप ही कमेंट करके बताइए कि ये सप्त सिंधु का विग्रह क्या होगा। सप्त सिंधु का विग्रह क्या होगा, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करें या हम बताएं। चलिए हम ही बता रहे हैं। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह इसका विग्रह होता है। सप्त सिंधु तो 7 सिंधुओं का समूह इसका विग्रह होता है। और इसका पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है। अगर पूर्व पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार से दोपहर है। दोपहर का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोपहर का विग्रह करेंगे तो दोपहरों का समूह। और चौराहा हो गया, सप्ताह हो गया, त्रिकोण हो गया। आइए हम आपको बता रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं तिरंगा का विग्रह आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जिससे कि हम भी देखें कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि केवल माने कि मोबाइल सब लोग देखते रहते हैं मनोरंजन के लिए। तो इसका कमेंट करके बताइए कि तिरंगा का विग्रह क्या होगा। तो आइए हम आपको इसका नियम आप समझ गए हैं ना, कि अगर किसी भी समस्त पद का पहला पद, समस्त पद का पूर्व पद अगर संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। द्विगु समास ही होता है। और अगर विग्रह करने के लिए पूछ दे तो विग्रह, जैसे हमने बताया कि सप्त सिंधु होता है 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर होता है दोपहरों का समूह। तो इस जैसे चौराहा होता है 4 राहों का समाहार होता है। तो इस प्रकार से इसका आप विग्रह भी करते चलिए और इसको ध्यान में भी देखते चलिए। ध्यान से देखते चलिए कि इसके बाद क्या है हम आपको बताने चल रहे हैं। अगला पांचवा है द्वंद्व समास। पांचवें को कहते हैं द्वंद्व समास। आइए द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास का परिभाषा भी आप देखिए। चलिए आइए इसका परिभाषा ही देखते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और अथवा या एवं लगता है। तो देख लीजिए। और या अगर ये जो हम बता रहे हैं और अथवा या एवं अगर लगता है तो ये द्वंद्व समास होते हैं। इसका परिभाषा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता हो या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, नदी और नाले। तो देखिए इसको देख लीजिए, द्वंद्व समास। ये कौन सा है भाई? 5वां।
अव्ययीभाव समास, द्वंद्व तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये पांचवा है द्वंद्व समास, पांचवा द्वंद्व समास। ये पांचवा है द्वंद्व समास। आइए इसको देखते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण पे चलते हैं। नदी और नाले, नदी और नाले। देखिए, और या और अथवा या कोई भी एक प्रयोग हो जाए, नदी और नाले। ये क्या है? नदी और नाले। अब इस नदी और नाले में हम इसको कैसे, वैसे तो जानते सब हैं कि द्वंद्व समास क्या है, लेकिन इसको हम किस प्रकार से इसको अच्छे ढंग से इसको क्लियर कर लें कि ये द्वंद्व समास ही है। तो सबसे पहले हम एक नियम आपको ये बता रहे हैं कि नदी और नाले, विशेष करके इसका जो समस्त पद होता है, इसके समस्त पद में आपको योजक चिन्ह लगा रहता है। इसके समस्त पद में योजक चिन्ह लगा रहता है। एक पहचान तो ये हो जाता है कि योजक चिन्ह वाला जो भी समस्त पद रहेगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये पहला नियम हमने आपको बताया पहचान करने के लिए। दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं कि जितना भी विलोम शब्द होता है, माता पिता, ऊपर नीचे, ये इस प्रकार से, लाल हरा, तो इस प्रकार से ये सब क्या हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं। ये द्वंद्व समास हो जाते हैं। अब आगे हम आपको बता रहे थे कि नदी और नाले का इसका जो समस्त पद है, नदी और नाले तो ये विग्रह है, नदी और नाले ये विग्रह है, लेकिन इसका समस्त पद हम क्या लिखेंगे? नदी नाले। क्या लिखेंगे? नदी नाले। देख रहे हैं? अब इसके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह। अब ये हो गया नदी नाले, ये समस्त पद हो गया, समस्त पद, ये समस्त पद है, नदी नाले समस्त पद हो गया। तो इस प्रकार से जो भी इसके बीच में अगर इसका विग्रह करना होगा तो और या लगाना होगा, विग्रह करना होगा तो और या लगाना होगा। अगर समस्त पद है तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, और अगर इसको और पहचानना है तो जितने विलोम शब्द होते हैं सबके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। ये सब द्वंद्व समास हैं, सब द्वंद्व समास हैं। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। ये हम आपसे ही एक पूछ रहे हैं कि आप बताइए राजा और प्रजा, इसका जो समस्त पद होगा क्या होगा? राजा और प्रजा का। आगे हम आपको अब जो सबसे लास्ट वाला है इसको आपको बताने चल रहे हैं कि जो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो लास्ट है जिसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को ध्यान में रखिएगा कि बहुब्रीहि समास जो आपके समास का छठवां है जिसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो देखिए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब इसको सबसे पहले हम आपको इसका परिभाषा बताते हैं और क्लास से बने रहिएगा दोस्तों। और अगर हमारा पढ़ाना अगर आपको कुछ भी अगर अच्छा लग रहा हो तब भी कमेंट कर दीजिए, अगर न भी अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए कि कमी क्या है, जिससे कि हम और बेस्ट करने की कोशिश करें। तो आइए, बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में, ये बहुब्रीहि समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास होता है। वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। आइए हम आपको पहले एक उदाहरण दे दें। नीलकंठ
नीलकंठ। ये क्या है आप जानते हैं, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है। इसके ये वाला जो पहला है इसे क्या कहते हैं, पूर्व पद, इसे पूर्व पद कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, उत्तर पद, उत्तर पद कहते हैं। अब नीलकंठ, नीलकंठ, अब पूर्व पद पहले को और पूरे को समस्त पद कहा जाता है, लेकिन इसका एक बार फिर से आप देख लिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की ओर या किसी तीसरे अर्थ की ओर जो संकेत कर रहा है वही प्रधान है, तीसरे की ओर जो संकेत कर रहा है वही प्रधान है और वही बहुब्री कहा जाता है। तो देखिए किसकी ओर संकेत कर रहा है, नीलकंठ, किसकी ओर संकेत कर रहा है, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, क्या है, नीला है कंठ जिसका। देखिए नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अर्थात शिव। ये तीसरा देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका अर्थात शिव, ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया, इसलिए क्या हो गया, बहुब्री समास। अगर कोई भी समस्त पद पहला और दूसरा पद प्रधान न हो, किसी तीसरे अर्थ की ओर अगर संकेत करता हो, उसे बहुब्री समास कहते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। इस प्रकार से हम और आपको उदाहरण दे रहे हैं। फिर इसके साथ में ये भी देख लीजिए, जैसे कि नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ दोनों पद ने मिलकर के एक तीसरे पद शिव का संकेत, शिव का संकेत किया, इसीलिए समस्त पद यह बहुब्री है, ये वाला समस्त पद बहुब्री है। अब आइए दोस्तों, हम आपको कुछ और भी इसके उदाहरण बता रहे हैं, जैसे लंबोदर, ठीक, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। फिर दशानन रावण, चक्रपाण विष्णु, महावीर हनुमान, पंकज कमल। फिर हम आपको एक दे रहे हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि निशाचर, निशाचर, निशाचर का आप विग्रह कीजिए और इसका बताइए कि इसका तीसरा अर्थ किस ओर संकेत कर रहा है और किसको बहुब्री का समास कहेंगे, निशाचर। इसका आप विग्रह कीजिए और इसका तीसरा अर्थ निकाल करके तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम भी देखें कि हमारा मेहनत करना सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दोस्तों, अब ये तो 6 समास थे, ये 6 समास थे, सब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप पढ़िए 10 मिनट ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए, मन लगा करके ही पढ़िए। और परीक्षा में अगर आ जाता है तो परीक्षा में अगर आप मन लगा के पढ़े हैं तो उसका उत्तर तुरंत निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तो आइए हम आपको तत्पुरुष के कितने भेद हैं बताते हैं, लेकिन इसके पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप दोस्तों अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा ये वीडियो भारत के जन जन तक पहुंच जाए, जो कि ये भी देख लें कि ब्लैक बोर्ड से बोर्डिंग की जा रही है, ब्लैक बोर्ड से टीचिंग की जा रही है और हमारे भारत के जनता तक निःशुल्क शिक्षा अभियान जारी रहे। तो दोस्तों, हम आपके लिए तत्पुरुष समास के 6 भेद लेकर के अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।